तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और देखिए 11 में क्या है लिखा है लेट S इज इक्वल टू ABC एंड T इज इक्वल टू 1 to 3 दो सेट्स हैं फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस F फ्रॉम S टू T यानी जो फंक्शन डिफाइंड है वो फंक्शन जो डिफाइंड है वो S टू T डिफाइंड है इफ इट एग्जिस्ट। अच्छा F इनवर्स निकालने की बात है तो F इनवर्स देखिए तभी निकलता है जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो। तो यहाँ की जो f है उसको अगर मैं ये डोमेन और कोडोमेन में रिप्रेजेंट कर लूँ तो ये था s यानी a b c और था 1 2 3। यहाँ जो ये s है ये t है और जो फंक्शन में a का इमेज 3 है, a का इमेज 3 है, b का इमेज 2 है और c का इमेज 1 है। तो ये एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन है क्लियर कट तरीके से। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स के लिए हम लोग T2S कहानी करते हैं तो बड़ी आसान सी बात हो जाएगी। देखिए हमको अगर F इनवर्स निकालना है तो इसको लिखेंगे T2S। तो यहाँ वैल्यू थी F ये था तो इसको अपोजिट कर देना, F इनवर्स लिख दो। F इनवर्स हो जाएगा 3 का A और 2 का B और 1 का C, ये F इनवर्स हो गया। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर F आप जान ही रहे हैं कि FA की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ FA लिखा हुआ था 3 तो F इनवर्स जब लिखोगे 3 तो आ जाएगा A। तो इसी तरीके से कहानी बन गई। इधर से जब T2S मैप करोगे इसको तो F इनवर्स इसका निकल आया जो मैंने लिखा है आराम से। अब बात करते हैं सेकंड वाले फंक्शन का। तो सेकंड वाले फंक्शन में भी आपने बनाया S और T और यहां देखिए A B C और T था 1 2 3। A का 2 से है मैपिंग इमेज, B का 1 का है और C का भी 1 का है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये मैनी वन फंक्शन है। ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। इनवर्स होने के लिए F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि F इनवर्स होने के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, सर बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए तब बात बनती है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसका इनवर्स निकाल के आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग और 12 में काफ़ी क्वेश्चन का मिक्सचर दे दिया है, 4 पार्ट टाइप दे दिए हैं, एक एक करके करेंगे। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, एक स्टार से शो है एक O से शो है, R to R to R डिफाइंड एज A स्टार B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A माइनस B एंड A O B इज इक्वल टू A फॉर ईच या फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। शो करना है कि स्टार इज द कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, फिर O को शो करना है कि एसोसिएटिव है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। फिर फर्दर की कहानी आगे है, वो फर्दर वाली बात फर्दर में ही देखेंगे, शुरू करते हैं करना वरना पहले ही भूल जाएंगे। तो पहले दिखाते हैं कि जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है। तो आप देखिए स्टार के लिए कि A स्टार B की वैल्यू A माइनस B मॉडुलस होगी जहां A B बिलोंग करता है R को, A B बिलोंग करता है R को, तो A स्टार B A माइनस B होगा। और यहां से आप अगर निकाल लें B स्टार A तो आ जाएगा B माइनस A B बिलोंग्स टू R। अब इन दोनों से देखिए तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A और ये मॉडुलस साइन है इसलिए इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, यही कम्यूटेटिव का डेफिनेशन होता। तो ये कम्यूटेटिव हो गया। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं एसोसिएटिव देखने के लिए कि ये एसोसिएटिव इन नेचर है कि नहीं। तो हम लेते हैं A स्टार B स्टार C, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A माइनस B स्टार C। अब आप इसको क्या लिखा करते हैं मॉडुलस के अंदर, तो मॉडुलस लगाइए फिर मॉडुलस A माइनस B और ये आ गया प्लस C, C नहीं था माइनस है तो ये माइनस C आ गया, देख पा रहे होंगे। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका दूसरा काउंटर पार्ट और चेक करना पड़ेगा दोनों इक्वल है कि नहीं। तो दूसरे में निकालेंगे आप A स्टार B स्टार C, तो इसको लिखोगे A स्टार मॉडुलस ऑफ B माइनस C इज इक्वल टू
फिर मॉडुलस लिखोगे और a में से आप b माइनस 3 सब्सट्रैक्ट करोगे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बेटा इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? आपको चेक करनी हो तो चेक कर सकते हैं। ए बी सी, ए को ले लो 1, बी को ले लो 2 और सी को ले लो 3, उसी से क्लेरिफाई हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। तो यहां 1 2 3 डालो तो 1 माइनस 2, ये ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस, साफ लिखो तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 मॉडुलस माइनस 3। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -1 और मॉडुलस है तो 1 आ जाएगी, तो 1 माइनस 3 लिखोगे। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल 2, मॉडुलस साइन है लगाइए, 2 आ गई। यहां बात करो तो यहां 1 2 3 रखो तो मॉडुलस रखा 1 माइनस और b की वैल्यू 2 है -3। अब यहां पे देखिए आया 1 माइनस और यहां वैल्यू कितनी बचेगी 1 और वैल्यू आ गई 0। तो ये देखिए 2 आ रही, ये आ रही 0, बोथ आर नॉट इक्वल। एक एग्जांपल से ही आपने इसको फॉल्स प्रूफ कर दिया। तो यहां पर a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर। तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो पहला वाला जो पार्ट था, इसमें कई छोटे छोटे पार्ट हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है दिखा दिया, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है। अब इस ऑपरेशन की बात करेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। तो चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं, फिर इसको हटा के और आगे का सवाल लगाएंगे। तो अब लेते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी, उसका वैल्यू दे रखा है केवल a के बराबर, ठीक है। और ये फॉर ए बी बिलोंग्स टू R की बात कर रहे हैं, तो ए ओ बी की वैल्यू a के बराबर है। अब जब आप b o a रखेंगे तो ये देखिए फर्स्ट वाला जो था यहां आया था ना, तो यहां भी बाइनरी ऑपरेशन में ऐसे ही होता है। तो यहां इसका आंसर आ जाएगा b। समझ पाए हो, ए बी बिलोंग्स टू R। तो इससे समझ गए आप कि ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए। तो कम्यूटेटिव नहीं है, ओ इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। आप समझ गए कि कम्यूटेटिव नहीं है ये। एसोसिएटिविटी के लिए चेक करना हो अगर, तो आप लिखोगे ए ऑफ बी ऑफ सी निकालोगे और फिर इसी तरीके से आप निकालोगे ए ऑफ बी ऑफ सी और चेक करोगे दोनों बराबर है क्या। तो ए ऑफ बी का मतलब होता है ए पहला वाला और सी, और फिर ए और सी का मतलब पहला वाला ए। इसमें आ जाओ, ए लिखा ओ लिखा, बी ओ सी का मतलब होता है पहला वाला यानी बी, बी ओ सी का मतलब पहला वाला जो डिफाइन किया है। तो यहां पर ए ओ बी का मतलब क्या हो गया, पहला वाला ए। अब देखिए इन दोनों से ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये एसोसिएटिविटी शो करने लगा। ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। तो ये एसोसिएटिव इन नेचर है। तो आपने ये दो पार्ट इसके प्रूव कर दिए, कम्यूटेटिव नहीं था एसोसिएटिव था। ये जो यहां लिखा था शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये भी प्रूव कर दिया। ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ये भी प्रूव कर दिया। अब फर्दर शो की बात आती है, उसको प्रूविंग की तरफ आगे चलते हैं हम लोग। तो बात आती है फर्दर शो दैट फॉर ऑल या फॉर ईच एबीसी बिलोंग्स टू आर। इसको देखना है कि क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। आप लिखते हैं ए स्टार बी ओ सी। तो पहले आप ए लिखिए, स्टार लिखिए, बी ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, इस वाली डेफिनेशन से जो पहले होता है वो लिखा गया है। तो बी ओ सी में बी आ जाएगी, तो इसको लिखोगे ए माइनस बी। ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, ये वैल्यू लिख दी। ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो वो लिखा ही हुआ है। अब आप दूसरी चर्चा करें इसकी सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में लिखा है ए स्टार बी ऑफ समझ लीजिए ऑफ सी। ये कहानी ए स्टार बी का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, फिर ऑफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी। अब इन दोनों में जो पहले लिखा वो लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इसकी वैल्यू लिख दोगे ए माइनस बी। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई बेटा। बहुत ही सरल बात, लेकिन समझ में आनी चाहिए। तो बी ओ सी इज इक्वल टू ए
स्टार बी ऑफ ए स्टार सी, ये वैलिड है क्योंकि इक्वल है। तो अब आप कह सकते हैं जो उन्होंने बोला, इफ इट इज सो वी से दैट द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ऑपरेशन ओ। तो स्टार जो है ऑपरेशन ओ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है साहब, ये है ना। इसी का पलट भी पूछा है, डज ओ डिस्ट्रीब्यूट्स। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखने में ये जो जहां पर स्टार था वहां ओ लिख दो, जहां ओ था स्टार, ये कराने की बात कर रहे हैं। यानी कि ए ओ बी स्टार सी, और क्या ये इसके बराबर, अगर बराबर होगा तो हम ये कह पाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और नहीं होगा तो कहेंगे नहीं हो रहा है। लेट्स सी, इसको चेक करने वाले हैं। अभी मैंने इक्वल लिख दिया है, मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन चेक करने वाले हैं। तो ये निकालो ए ऑफ बी स्टार सी। तो ए लिखा, ओ लिखा, बी स्टार सी का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी। इन दोनों में पहले वाला ए है तो आंसर ए आ गया। इधर आ जाओ बेटा, तो ये लिखो ए ओ बी स्टार ए ओ सी। इन दोनों में पहले वाला ए स्टार, इन दोनों में पहले वाला ए, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए स्टार ए का मतलब ए माइनस ए, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि O does not distribute, O does not distributes over स्टार। और आप समझ रहे हैं क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन करने में जब आप जाएंगे तो ये कोई खास आपको तंग नहीं करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 में देखिए क्या है, बोला गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट स्टार सच दैट पी एक्स बाई पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। Show that the empty set phi is the identity for the operation star and all the elements A of Px are invertible with A inverse equal to A। पहले तो हमें ये शो करना है कि जो phi इसका आइडेंटिटी है, फिर ये शो करना है कि सभी एलिमेंट A के साथ इन्वर्टिबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिचुएशन पहली वाली डेफिनेशन मैंने दोबारा लिख दी है जो ऊपर दी थी। तो वो हो गया गिवन स्टार वगैरह वगैरह, ए स्टार बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए वगैरह। ठीक है, अब ए ले लेते हैं कोई एलिमेंट जो पी एक्स को बिलोंग करता है। ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अब यहां पर हम फाई से, क्योंकि फाई से इसका हम ऑपरेशन निकालते हैं, तो ए फाई से ऑपरेशन निकालेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो हमको मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम ए स्टार बी करें आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए वो वैल्यू ए ही आए, और बी स्टार ए करें तो भी वैल्यू ए आए। अब ये फाई का जिक्र कर रहा है, शो करना है कि फाई आइडेंटिटी है, तो ए स्टार फाई निकाल के देखते हैं कि आखिर ए आता है कि नहीं। फिर फाई स्टार ए निकाल के देखेंगे कि ए आता है कि नहीं। अगर आता है तो मामला बन जाएगा। तो ए स्टार फाई किया, बाई डेफिनेशन बी की जगह फाई है, तो ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए माइनस फाई, यानी ए में से नल सेट घट रहा है तो कुछ मिलेगा नहीं, ए ही मिलेगा, और यूनियन और फाई में से कुछ नहीं में से घटा ही क्या सकते हैं, कुछ है ही नहीं उसमें, तो फाई का फाई मिलेगा, तो ए यूनियन फाई, और ए यूनियन फाई का मतलब होता है ए। आप समझ गए। फिर फाई स्टार ए की बात करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। अब फाई में से ए घटाओ तो फाई में तो कुछ है नहीं, तो घटेगा क्या, तो फाई का फाई रह गया, और ए में से फाई घटाया हमने, तो ए में से फाई घटाओगे तो ए ही बचा रह जाएगा, तो फाई यूनियन ए, यानी फिर से आंसर ए आ गया। पहली दो इक्वेशन से देखो, ए स्टार फाई की वैल्यू ए के बराबर आ रही है, और यहां पर फाई स्टार ए की वैल्यू ए के बराबर आ रही है, तो ये इस डेफिनेशन को, आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। देन फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। ये पहली वाला पार्ट हमारा यहां सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं इनवर्स वाले के लिए, जिक्र करते हैं। तो नाउ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, एक एलिमेंट हम पी एक्स में बिलोंग करा लेते हैं,
विल बी इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल तब होगा जब डेफिनेशन के हिसाब से इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट, हमारा ये डेफिनेशन हो गया कि ए स्टार बी की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट हो, फाइव हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, और बी स्टार ए आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ए इन्वर्टिबल है विथ बी, या बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये सिचुएशन में फाइव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए स्टार ए इस डेफिनेशन में रखें तो ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, फाइव यूनियन फाइव, ये भी फाइव ये भी फाइव, फाइव यूनियन फाइव, इसका वैल्यू क्या आ गई 5। यानी ए का बाइनरी ऑपरेशन जब भी ए से लेंगे हमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5 मिलने वाला है, तो बी की वैल्यू ए, यही चीज यहां हो जाएगी, यहां भी ए लिखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ए यहां पर है ए हमारा इनवर्स है, तो हेंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए पी एक्स आर इन्वर्टिबल विद ए इनवर्स। तो ए क्या है, ए हमारा इस ए का इनवर्स है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, और हम कह सकते हैं इससे कि ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल विद ए, या ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 होगा। इस क्वेश्चन में जो किया गया है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आए, बाइनरी ऑपरेशन का अगर समझ में नहीं आया तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और 14 में देखिए क्या है, बोला डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 एज ए स्टार बी, और ये इन्होंने इसका डेफिनेशन दे दिया है। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन, 0 इसका आइडेंटिटी ये प्रूफ करना है, एंड ईच एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ दिस सेट इज इन्वर्टेबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए, और इनवर्स का प्रूफ करना है। चलिए, तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया आइडेंटिटी एलिमेंट की। आप जानते हैं एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एक्स is the identity element for the operation star if a star e is equal to a और e star a is equal to again a for all a belongs to x। ये हम बोलेंगे आइडेंटिटी है इस बाइनरी ऑपरेशन की। अब यहां पर हम 0 से निकालने की कोशिश करते हैं, a स्टार 0, तो a स्टार 0 का मतलब यहां पे आ जाइए, a स्टार 0 का मतलब a और 0 को जोड़ेंगे तो यहां पर 6 से छोटा ही आ रहा है, क्योंकि a 1 से 5 0 से 5 तक ही लेना है, और जोड़ना उसमें 0 है, तो मैक्सिमम 5 मिलेंगे, 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, तो ये सिचुएशन लगेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 0, और a प्लस 0 का मतलब हो जाएगा a, समझ गए होंगे आप। फिर 0 स्टार a की बात करते हैं, और यहां पर देखिए अगेन ये दोनों एलिमेंट का सम 0 प्लस a हमारा 6 से छोटा होना चाहिए, है ही, क्योंकि a मैक्सिमम 5 हो सकता है, 5 में 0 जोड़ोगे तो 6 से छोटा ही आएगा। तो अगेन जो पहला वाला रूल है वही अप्लाई होगा, यानी 0 प्लस a विच इज अगेन इक्वल टू a। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं a स्टार 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 स्टार a, और यहां पर हमारा ये जो 0 तो सेट को बिलोंग x को कर ही रहा है, तो हम इससे कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये पहली बात हमारी प्रूव हो गई, ठीक है, 3 लाइनों के अंदर। अब दूसरी बात करते हैं इनवर्स का जिक्र। तो आप जानते हैं कि इनवर्स की डेफिनेशन के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, a स्टार b की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, जो कि इस केस में हमारा 0 है, और यही वैल्यू b स्टार a होनी चाहिए फॉर ए बी। बात करें अगर तो बिलोंग करना चाहिए किसको, उसी सेट को जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिलोंग्स टू द सेट लिख दें, x लिख देते हैं यहां पर, ये x अगर सेट माना है तो a बिलोंग्स टू x, ये सेट की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या सिचुएशन खड़ी हो सकती है, यहां पर इस a स्टार b को लेके आप चलेंगे अगर, तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है, a स्टार b, और a स्टार b की सिचुएशन में आपका आएगा a प्लस b, और वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर। तो a स्टार b लगाएंगे तो a स्टार b 2 तरीके से लग सकता है, एक लगेगा a प्लस b जब हमारी वैल्यू, यहां लिख देता हूं, इफ a प्लस b की वैल्यू लेस देन 6 हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। दूसरी क्या है, a प्लस b माइनस 6 अगर हमारी वैल्यू
a प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 हो। अगर देखिए लेस देन इक्वल टू 6 भी है तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए 0 चाहिए होगा। तो इस पहली वाली इक्वेशन में आप क्या करोगे, a प्लस बी बराबर 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू निकल आएगी a बराबर माइनस बी। सेकेंड वाले में इसी तरह a प्लस बी माइनस 6, इस वैल्यू को आपको 0 के बराबर निकालना होगा b फाइंड करने के लिए। तो यहां से वैल्यू क्या निकल आएगी, b इज इक्वल टू 6 माइनस a। ठीक है, ये दो डेफिनेशन जहां पर a प्लस बी लेस देन 6 होना चाहिए। और इसी तरह जब b स्टार a करोगे तो भी ये डेफिनेशंस मिलेंगी। देखिए b स्टार a जब आप करेंगे तो यहां लिखेंगे b प्लस a इफ a प्लस b इज लेस देन 6, और यहां लिखोगे b प्लस a माइनस 6 इफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये कंडीशंस यहां देखिए सेम है ना ऊपर नीचे के लिए, तो इन कंडीशंस में फर्क नहीं आएगा। आप समझ गए पहली वाली अब इसमें इस कंडीशन के हिसाब से क्या आ रहा है, एक तो वैल्यू आ रही है a इज इक्वल टू माइनस बी, या b ढूंढना चाह रहे थे तो b को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस a। अब आप देखिए कि अगर a बिलोंग करता है हमारा सेट x को, इस सेट को x कह दिया, तो हमारा माइनस a नहीं बिलोंग करेगा x को। a इज नॉट इक्वल टू 0 देखिए कह रखा है, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब a 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 अगर आप लेते हैं तो माइनस a इसके अंदर नहीं है, अगर एक लेते हो तो माइनस 1 नहीं है, तो ये चीज इनवैलिड हो गई। इनवैलिड समझ पाए होगे मेरी बात कि भाई a जब x को बिलोंग कर रहा तो माइनस a तो बिलोंग ही नहीं करेगा x को, तो b निकलेगा ही नहीं, ये बात ही गलत हो गई। दूसरी वाली सिचुएशन में आ जाओ, b इज इक्वल टू 6 माइनस a के लिए, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस a ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि a बिलोंग करता है x, तो 6 माइनस a भी बिलोंग कर जाएगा x को। 1 2 3 4 5 तक घटाओगे तो 6 में से 5 घटाओगे तो भी 1 मिलेगा है, 6 में से 4 घटाओगे 2 मिलेगा एंड सो ऑन। आपको 6 में से 1 भी घटाओगे तो 5 मिलेगा, तो 6 माइनस ए बिलोंग करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 6 ये b की जो वैल्यू है 6 माइनस ए आ गई, तो आप लिख सकते हैं सेट इज इनवर्टिबल, सेट इज इनवर्टिबल विथ b इज इक्वल टू 6 माइनस ए, या सीधे लिख दीजिए 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए, बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। समझ पाए होंगे क्योंकि ये b को हम बोलते हैं a का इनवर्स है, तो b को बोलते हैं a का इनवर्स है, और b की वैल्यू 6 माइनस ए निकाले हुए हो, तो a इनवर्स कितना हो गया 6 माइनस ए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 किया जा सकता है, बिल्कुल सावधानी से और केयरफुली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और देखिए 15 क्वेश्चन में क्या है, लेट ए कोई एक सेट है जिसमें -1 0 1 2 है, b भी एक सेट है आपको दिख रहा होगा, एंड एफ जी ए टू बी हमारा डोमेन और कोडोमेन है। बी फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग करता है ए को डोमेन को, और जी एक्स की वैल्यू है 2 मॉडुलस में एक्स माइनस हाफ माइनस 1, एक्स बिलोंग करता है ए को। आर एफ एंड जी आर इक्वल, दोनों फंक्शंस क्या इक्वल फंक्शंस हैं, जस्टिफिकेशन भी देना है। तो पहली बात ये कि इक्वल फंक्शन हम कब कहते हैं, तो ये टू फंक्शंस आर इक्वल या आर सेड टू बी इक्वल व्हेन एफ ए टू बी और जी ए टू बी, यानी दोनों का डोमेन कोडोमेन सेम हो गया, सच दैट जिस भी डोमेन में किसी भी एलिमेंट का वैल्यू निकालें एफ ए, वो वैल्यू सेम हो जी ए के बराबर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, तब हम बोलेंगे फंक्शन यहां पर इक्वल है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा कि दोनों का डोमेन और कोडोमेन तो सेम है, हमें डोमेन में -1 0 1 2 पर एफ एक्स और जी एक्स निकाल के देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। इक्वल होंगे तो कह देंगे इक्वल है, और नहीं इक्वल होंगे तो फिर नहीं कहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले निकालते हैं -1, तो x बराबर -1 लेके चल रहे हैं हम लोग। इसके लिए आपने निकाला f -1, ये वाली वैल्यू जहां x बिलोंग कर रहा है a को, ये सब मैं आगे आप समझते रहेंगे। यहां पर वैल्यू रखोगे -1 का, एक बार लिख देता हूं चलिए, और ये रहा -1, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 2। अब यहीं पर g-1 निकालेंगे आप, तो g-1 के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होगा 2, और x की जगह रखा -1,
और -1 घटा दीजिए आप। तो ये देखिए इसको करेंगे तो आ जाएगा 3/2, मॉडुलस लेंगे तो केवल 3/2 बचेगा। तो 2 × 3/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 यानी 2। अब यहाँ पे हमें दिख गया कि f - 1 = g - 1, एक चीज़ तो हमें दिखी। अब इसी तरह 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे जो सेट A में हैं। अब ले लो x बराबर 0 और 0 बिलोंग करता है सेट A को, ठीक है। अब निकालते हैं f0 का मतलब 0 का स्क्वायर -0 मतलब 0। अब इसी तरह g0 निकालो। अब ये लिखा 2 0 - ½ -1, तो ये वैल्यू हो गई, आप देख ही रहे हैं 2 से हाफ कटेगा आएगा 1 और 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ गया कि f0 भी g0 के बराबर है। तो एक और वैलिड पॉइंट आ गया। अब x बराबर 1 के लिए चेक करोगे, सेट A को बिलोंग करता है तो f1 की बात करो तो 1 का स्क्वायर -1 जो डेफिनेशन थी यहाँ पर, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0। अब इसी तरीके से g1 की बात करेंगे हम लोग, तो x की जगह 1 पुट कर दो तो 2 रखा, मॉडुलस में 1 - ½ -1, तो यहाँ आ जाएगा आधा, तो आधा मतलब हाफ -1 0। तो आप देख पा रहे हैं कि f1 और g1 भी बराबर है। अब आखिरी बचा रह गया, आखिरी का मतलब ये 2 वाला जो इसके अंदर बचा रह गया है। तो x बराबर 2 के लिए करते हैं, और ये भी बड़ी आसान सी बात है, ये सवाल देखने में हैवी लगता है नहीं, वो 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 में से 2 गए 2। अब g2 ले लो बेटा, तो g2 का मतलब x की जगह 2 रख देना, तो 2 रखा, 2 - ½ रखा, -1, 2 में से आधा घटाओगे तो 3/2 बचेगा, 1.5 बचेगा, मतलब आप कैलकुलेट कर लेना। 3/2 -1, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, ये भी बराबर हो गया। f2 बराबर g2। तो आपने इस डेफिनेशन के बेसिस पर सभी वैल्यूज बराबर हैं, हेंस फंक्शन इज बोथ आर इक्वल, f and g are इक्वल फंक्शंस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आप कर सकते हैं। करने का तरीका भी दिमाग में रखिए, एग्जाम में आ जाए तो आप ठीक से कर पाएं। कॉन्सेप्ट ये पकड़ना जो लिखा हुआ है, कब दो फंक्शंस आपस में इक्वल होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। MCQ है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही लगा पाएंगे। लेट A is equal to 1 2 3, सेट है 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कितने ऐसे रिलेशंस हम बना सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, और सेट हमारे पास 1 2 3 है। सेट का मतलब सेट में एलिमेंट 1 2 3 है। तो देखिए क्योंकि हमारा ये रिफ्लेक्सिव है तो एक रिलेशन बनाते हैं R1, रिफ्लेक्सिव होने की वजह से 1 1 2 2 और 3 3 तो होगा ही होगा, वरना ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। तो ये तो भाई मजबूरी है, डाल ही दिया। ऊपर से इन्होंने 2 पेयर और डाल रखे हैं, ये भी क्वेश्चन में कहा है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। ये 5 एलिमेंट तो पहले से पड़े हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक में देखिए 1 2 है तो हमारी मजबूरी है कि 2 1 है ये, और 1 3 है तो हमारी मजबूरी है कि 3 1 है। इतने एलिमेंट तो कम से कम रखने पड़ेंगे हमको। अब देखिए आप ध्यान से देखिए कि जब आप A क्रॉस A निकालेंगे भाई ये का मतलब है 1 2 3 का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 से, भाई इसी में से तो रिलेशंस बनते हैं। तो आपके पास जो पेयरिंग आती है 1 1, मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए जैसे एकदम मस्त समझ में आए, 2 1 2 2 और 2 3, इसी तरह से 9 बनेगी ना, 3 1 3 2 और 3 3, 3 3 6 3 9, इतनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट बनने वाला है। ये भी सेट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। वैसे तो समझाने की बात कर रहे हैं। इसमें से देखिए कौन कौन से उड़ गए हैं, 1 1 2 2 3 3 तो ले ही लिए हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3, ये 3 तो हम ले ही चुके हैं, और भी ले चुके हैं 4, 1 2 2 1, तो 1 2 भी जा चुका है, 2 1 भी जा चुका है, और 1 3 और 3 1 भी जा चुका है, 1 3
और 3 1 भी जा चुका है। अब केवल हमारे पास ये 2 सेट ही बचे हैं, 2 3 और 3 2। आप समझ पा रहे होंगे, ये 2 ही हमारे पास बचे हैं। तो पहले हम ये चेक करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव तो है साहब, सिमेट्रिक भी है, देख लिया, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो बच्चों इस रिलेशन में देखिए 3 1 और 1 2 ये दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं, 3 1 और 1 2। अब इससे 3 2 होना चाहिए था। अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो 3 और 2 होना चाहिए, जो नहीं है। तो इस समय ये ट्रांजिटिव इन नेचर नहीं है बेटा। एक रिलेशन तो हमारे पास ये हो गया। अब जैसे ही हम कोशिश ये करेंगे ना कि हम इसमें 2 3 या 3 2 डालें, मान लीजिए 2 3 डालने की कोशिश की, एक तो रिलेशन बन ही गया था, एक सेकंड रिलेशन बना रहे हैं R2 जिसमें इसमें ऐड करते हैं 2 3। तो देखिए जैसे ही आप 2 3 ऐड करने जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी होनी है तो हमारी मजबूरी रहेगी कि हम 3 2 ऐड कर दें, और जैसे ही हम 3 2 ऐड कर देंगे ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। क्यों ट्रांजिटिव बन जाएगा? देखिए 3 2 नहीं चाहिए था, 3 2 अब हमें मिल चुका है। इसी तरह बाकियों का देखेंगे तो ट्रांजिटिव दिखने लगेगा। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही रिलेशन होगा R1 जो हमारा यहां तक था, बाकी हम एडिशंस नहीं कर सकते। तो एक रिलेशन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। एक रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है, जो कि सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना ये कहीं भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम लोग, और 17 में देखिए लिखा है लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 सेट है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इज। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। कितने होंगे? सबसे जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है R1 मैंने वो रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही होगा। तो 1 1 2 2 3 3 तो डाल ही दो। ऊपर से 1 2 क्वेश्चन कह रहा है डालने को, तो वो भी डालना पड़ेगा। अब सिमेट्रिसिटी के लिए 2 1 भी डालना पड़ेगा। तो इतना तो बनेगा, भले ही कोई रिलेशन हो। मतलब पहली शुरुआती में दिख रहा है कि इससे कम नहीं हो सकता। क्या ये ट्रांजिटिव इन नेचर है? इस समय ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव इन नेचर है? तो ये ट्रांजिटिव इन नेचर है। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 है और 2 1 है तो 1 1 है यहां पर, और 2 1 है 1 2 है तो 2 2 भी है यहां पर, और बाकी इनमें तो काम बनी जाता है। देखिए जैसे 2 2 है और 2 1 है तो 2 1 तो होगा ही होगा यहां पर। तो ये ट्रांजिटिव है, पहला रिलेशन। अब दूसरे रिलेशन में हमारे पास जो लेफ्ट पेयर्स बचे हैं, जो 1 2 3 को 1 2 3 से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, जो पिछले सवाल में निकाला था, उसमें ये 4 पेयर्स हमारे बचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 5 4 9, ठीक। अब इन 4 पेयर्स में कोई भी आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए इसके अंदर, मजबूरी में सारे इंट्रोडक्शन करने पड़ जाएंगे हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए R2 आप डालते हैं तो R1 जो था, चलो मैं लिख देता हूं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। सपोज करिए हम लोग 2 3 डाल रहे हैं। अगर हमने 2 3 को नया इंट्रोडक्शन किया तो सिमेट्रिसिटी लाने के लिए 3 2 डालना पड़ जाएगा हमको। ये तो फटाक से आप डालेंगे, ये 2 तो शामिल हो गए। 1 3 क्यों शामिल होगा? देखिए 1 3 इसलिए शामिल होगा क्योंकि देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, और 2 का रिलेशन 3 से। ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो 1 3 को बिलोंग होना होगा। तो 1 3 को बिलोंग होना होगा रिलेशन में, तभी ये ट्रांजिटिव बनेगा। तो आप डाल देंगे 1 3 इसके अंदर, और जैसे ही 1 3 डालेंगे सिमेट्रिसिटी देने के लिए 3 1 डालना पड़ जाएगा। और अब ये रिलेशन फिर से तीनों है। अभी इसको चेक करें तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। आप करके देख सकते हैं इसको। और इस वजह से एक रिलेशन R1 ये और R2 ये। R2 क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, खुद का पूरे का ये रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन, और पहले वाला R1 ये। तो 2 रिलेशन बनेंगे, तो आंसर इसका होगा B। 2 रिलेशन ऐसे होंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो इसको याद रखिए, ध्यान रखिए कैसे करते हैं सवालों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, और देखिए 18 को कैसे करोगे। लेट f फंक्शन है R2R बी द सिग्नम फंक्शन। आप पहचानते भी होंगे, इसमें गिवन भी है। डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू 0 है तो 0 और x इज लेस देन 0 है तो -1 है। एंड g एक फंक्शन है R2R
डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय gx is equal to ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का सिंबल, वेयर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये आप पहचानते हैं। देन डज फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन दी सेमी क्लोज्ड इंटरवल, यानी 0 ओपन ब्रैकेट में है और 1 क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है, यानी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना चाहो तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू और लेस देन 1, ये कही जा रही है बात। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं गॉफ। तो g ऑफ f की बात करते हैं, इसका मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। fx की बात करेंगे, fx हमारा सिग्नम फंक्शन है, क्योंकि वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, फर्स्ट क्लास। अब ये g हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, वैल्यू है 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1 लिखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा गॉफ आ गया साहब 1। अब फॉग की बात करते हैं FOG, और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ये देखेंगे हम लोग। तो FOG शुरू करते हैं, f ऑफ g ऑफ x ही लिख देता हूं। अब x इसके डोमेन का चर्चा की जा रही है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहां पर दो केस देखिए बन जाएंगे साहब, एक तो x की वैल्यू 1 हो सकती है या 0 और 1 के बीच हो सकती है। तो अगर ये 0 और 1 के बीच है, दूसरे में 1 के बीच है, अगर ये 1 के बीच है, 1 के बीच है तो gx की वैल्यू बात करें तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ 1। समझ पा रहे होगे भाई, ये तो 1 आ जाएगी वैल्यू ना, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है gx। और f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, f1 की वैल्यू 1 के बारे में तो कुछ नहीं है लेकिन 1 ही हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, ठीक है साहब। अब आप इन दोनों के बीच की वैल्यू है तो f लिखोगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन gx क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, वैल्यू है 0 और 1 के बीच, तो इसका आंसर क्या होता है 0। तो यहां पर आप लिख दोगे f0, और ग्रेट f0 का मतलब क्या है 0। समझ पा रहे होगे आप। अब यहां पे देखिए कि जहां पर गॉफ हमेशा 1 है वहां फॉग हमेशा 1 नहीं है, तो कोइंसाइड नहीं करेगा। गॉफ और फॉग दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू में सेम वैल्यू दे रहे हैं x इक्वल टू 1 में, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। देन फॉग कोइंसाइड इन 0 to 1, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, और देखिए 19 में क्या बोला है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ABR। अब आप ध्यान कीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या थी। अगर f एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहता है सेट A में, तो A बाई A की मैपिंग मतलब फंक्शन इस तरह बनना चाहिए। ये सेट A की बात कर रहे हैं, यहां पर सेट A क्या ले लेते हैं, AB ये एक फंक्शन है ना, तो A बाई A क्या निकलेगा भाई, यही तो होता बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन। तो A बाई A जब आप निकालेंगे, AB का कार्सियन प्रोडक्ट AB से ले रहे हो तो वैल्यू आएगी AA, AB, फिर BA और BB, ये एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर, A के अंदर। तो इसको सेट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि डोमेन होगा इसका AA, यही जो एलिमेंट निकाले हैं, और ये AB, फिर BA और BB, ये हो जाएगा इसका डोमेन। और इसको कहां से, कोडोमेन क्या होगा A, तो A तो हमारा था A और B, ये सेट A लेके चले हैं, ये साफ सिचुएशन आई। इस सिचुएशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर आप ये डोमेन और कोडोमेन बना लें, ये डोमेन और कोडोमेन, डोमेन ये है, तो यहां पे एक है AA, यहां पे दूसरा है AB, यहां पर तीसरा है BA और चौथा एलिमेंट है BB डोमेन के अंदर। इसका इमेज जो होगा वो या तो A होगा या B होगा, समझ पा रहे हैं, या तो A होगा या B होगा। अब जो फंक्शन की बात हम करेंगे तो इसके पास कितनी चॉइस है, क्योंकि एक का दो तो हो नहीं सकता है, लेकिन चॉइसेस हैं 2 बार जाने की।
ये इनमें से किसकी इमेज दे सकता है, या तो ये इसकी इमेज देगा या ये इसकी इमेज देगा, बट देयर आर टू चॉइसेस, कितने रिलेशन बनने हैं ये बताना है। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, इसके पास 2 चॉइसेस हैं, इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि 2 का 1 तो हो ही सकता है, और इसके पास भी 2 चॉइस, इसके पास भी 2 चॉइस। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के रिलेशन आ जाएंगे। तो 2 की पावर 4 विच इज 16 इज द आंसर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या, 2 2 2 2 को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास का। तो आप समझ पाए ना कि इसका ऑप्शन कितने, 2, दोनों एक साथ नहीं बनाएगा, बनाएगा एक, लेकिन ऑप्शन कितने, पॉसिबिलिटीज कितनी है, कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। अगर ये इससे भिड़ गया, ऊपर से नहीं भिड़ा तो एक बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये ऊपर भिड़ गया नीचे नहीं भिड़ा तो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4 16, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाता है। हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ा है। एवरी लाइन इज एक्सप्लेन्ड, एवरी कॉन्सेप्ट इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, हर सवाल का दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होगी। आप औरों से कहीं बेहतर होंगे जिनको इतना डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।